हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आज से हम सेमेस्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जीपैट एंड अदर फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है। तो आज सेमेस्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट एचएफई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से टॉप 50 एमसीक्यू के बारे में, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम यूनिट फर्स्ट में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इससे पार्ट वन में कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट वीडियो पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में डिफिनीशन स्कोप से कुछ एमसीक्यू, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के स्कोप से एमसीक्यू रहेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से एमसीक्यू रहेगा, बॉडी सिस्टम्स रहेगा, बेसिक लाइफ प्रोसेस से रहेगा, होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए, अपना आंसर नोट करते जाइएगा या मैच करते जाइएगा, और फिर अपना कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं वो भी मिला लीजिए लास्ट में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा कह रहा है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? जिसमें बॉडी की स्ट्रक्चर और उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। इससे क्या ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा एनाटॉमी, दूसरा कह रहा फिजियोलॉजी, सी कह रहा बायोलॉजी, डी नॉन ऑफ दिस। तो चलिए याद करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट करिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनाटॉमी। पहले का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए क्या क्या होता है पूरा। देखिए, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? अगर इसको दो पार्ट बांटा जाए, एना मतलब अप, टॉमी मतलब डिसेक्शन। ओके, यानी पूरा क्या हुआ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसके अंदर बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। सेल बायोलॉजी आती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, इसको हम टोपोग्राफिकल भी बोलते हैं, रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, सिस्टेमिक एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी। सबके बारे में देख लीजिए। सेल बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम दी स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच एनिमल एंड प्लांट ग्रो एंड डेवलप, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। एंड एम्ब्रियोलॉजी में पता होगा, इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ गेमेट्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फेटस, सबका डेवलपमेंट ही पढ़ते हैं। यानी एम्ब्रियोलॉजी मतलब बेबी का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, एम्ब्रियो का। ओके, ग्रॉस एनाटॉमी बात करें, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ दोज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन विथ नेक्ड आई, मतलब जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं उसे ग्रॉस एनाटॉमी में आता है। हिस्टोलॉजी बात करें, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी दी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सिस्टेमिक एनाटॉमी की बात कही जाए तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट मेक अप ए डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम, मतलब जिसमें हम चीज़ों को अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं, उसे सिस्टेमेटिक एनाटॉमी कहते हैं। और अप्लाइड एनाटॉमी डील्स विद स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, इसमें हम किसी डिजीज की डायग्नोसिस के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमारे एनाटॉमी का स्कोप्स है। इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लीजिए। सेमेस्टर के अगर थ्योरी एग्जाम होता है तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड। अब बॉडी पार्ट के फंक्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा एनाटॉमी, दूसरा कह रहा फिजियोलॉजी, तीसरा कह रहा बायोलॉजी, डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सेम वही है, तो आप लोग देखिए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, इसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। सेकंड का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियो मीन्स फंक्शन, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी हम जब स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, हम जो बॉडी पार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसको अब देखिए, इसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, एंडोक्राइनोलॉजी आ जाती है, इम्यूनोलॉजी आती है, न्यूरोफिजियोलॉजी आ जाती है, पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी। सबके नाम से देख ले। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करते हैं? इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग टू गेट ऑक्सीजन, इसमें ब्लड को पंप किया जाता है और ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचाया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या कहते हैं? ए फील्ड इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील विद एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमारे सारे हार्मोन्स, ग्लैंड सब इसी के अंदर आ जाता है। इम्यूनोलॉजी में अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेस में इसमें पढ़ते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी की बात करें, इसमें ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस दैट फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, इसके फंक्शनिंग को पढ़ते हैं, सब न्यूरोफिजियोलॉजी में आता है। पैथोफिजियोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं? दी डिसऑर्डर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद डिजीज और इंजरी, इसमें किसी डिजीज या इंजरी से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं।
रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी नाम ही बता रहा है, इसमें हम किसी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड लाइक प्रोसेसेस, ऑक्सीजनेशन क्या है, वेंटिलेशन क्या है, सब इसी में पढ़ते हैं। और रीनल रीनल किडनी से रिलेशन होता है, जिसमें हम किडनी की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्कोप हुआ, ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं जिसमें किसी बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सब पीछे आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, उसमें मिला होगा या आगे अभी मिल जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ढूंढिए। तो पहला करा रीजनल एनाटॉमी, बी करा ग्रॉस एनाटॉमी, सी करा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डी करा नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है राइट आंसर। चलिए ऑप्शन टिक करिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, रीजनल एनाटॉमी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट मेकअप ए डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। अब बताइए कौन तो उसको क्या कहते हैं जिसमें हम किसी बॉडी सिस्टम को अलग अलग पढ़ते हैं। अभी पीछे से पढ़ के आए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला हिस्टोलॉजी, दूसरा मॉर्फोलॉजी, सी है सिस्टेमिक एनाटॉमी, डी है ग्रॉस एनाटॉमी। तो चलिए राइट आंसर टिक करिए, इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ दोज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। तो बताइए किस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम उस चीज़ों को नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्रॉस एनाटॉमी, बी है टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, सी है रीजनल एनाटॉमी, डी है ऑल ऑफ दीज। अभी पीछे पढ़ के आए, तो चलिए बताइए क्या हो सकता है इसमें। हमारे जो ग्रॉस एनाटॉमी में भी वही उसी को बोलते हैं, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी इसी को भी बोलते हैं, रीजनल एनाटॉमी भी इसी को ही बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, कह रहा डिसमेम्ब्रेनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए डिजीज एनिमल्स और प्लांट टू स्टडी इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो बताइए जिसमें हम डिजीज एनिमल प्लांट इन सब के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो सबको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए उसको क्या कहते हैं जब उसको डिसेक्शन करके पढ़ते हैं ना। सॉरी, ऑप्शन ही मैंने बता दिया। पहला है पहला ऑप्शन क्या है, डाइवर्जन हो गया, दूसरा है मिड लाइन हो गया, सी है डिसेक्शन, और डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हमें मिल चुका है उसको क्या होता है, डिसेक्शन करते हैं। जब हम किसी एनिमल या प्लांट टिश्यू को डिसमेम्ब्रेन करके उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं डिसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। उस जिसमें हम बीमारियों के डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं, उससे उसको कौन सी क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा एम्ब्रियोलॉजी, बी करा हिस्टोलॉजी, सी करा सेल बायोलॉजी, डी है अप्लाइड एनाटॉमी। तो आप लोग पढ़े होंगे पीछे, उसमें देखे होंगे सबके बारे में लिखा था। तो आप लोग ऑप्शन ऑप्शन ढूंढिए क्या हो सकता है जिसमें हम डिजीज ऑफ डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें से क्या नहीं हो सकता, एम्ब्रियोलॉजी में तो होगा नहीं, इसमें हम एम्ब्रियो के बारे में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में इसमें टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी हम किसी के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, तो हमारा हो जाएगा अप्लाइड एनाटॉमी ही राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्लेन द चेंज इन फॉर्म स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो इसको ऑप्शन देखिए। पहला है कंपैरेटिव एनाटॉमी, बी है सरफेस एनाटॉमी, सी है ग्रॉस एनाटॉमी, डी है अप्लाइड एनाटॉमी। तो इसमें क्या कह रहा है ऑप्शन देखिए। इसमें कह रहा है स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्लेन, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। इसके लिए ना ऑप्शन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर कंपैरेटिव एनाटॉमी। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कह रहा है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड। एक्सटर्नल फीचर की स्टडी को क्या कहते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है सुपरफिशियल एनाटॉमी, बी है सरफेस एनाटॉमी, डी है विजुअल एनाटॉमी, यहाँ पर यल कर लीजिए, डी है ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग को याद होगा जो इसमें इसे सरफेस एनाटॉमी ही कहते हैं। सरफेस एनाटॉमी को सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कहते हैं, इसी को भी विजुअल एनाटॉमी कहते हैं। और इसी में ही हम एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी ऑफ एन एनिमल का पढ़ते हैं। ओके, 9th का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा विच लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जब आप लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे उसमें बहुत सारे लेवल्स थे, उसे पूछ रहा है इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग ऑप्शन देखिए। पहला करा केमिकल लेवल, बी करा सेलुलर लेवल, सी करा टिश्यू लेवल, डी करा ऑर्गन लेवल। तो हमको याद होगा हम एटम्स और मॉलिक्यूल को केमिकल लेवल पे ही पढ़ते हैं, इसलिए 10th का राइट आंसर ए हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
ओके, यहाँ पर देखिए जो ये गलत लिखा है यहाँ पर, ओके इसे कर दीजिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा केमिकल लेवल होता है, सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है और ऑर्गेनिज्म लेवल होता है। सब एक के बाद एक आता है। केमिकल से लेवल के बाद हमारा सेलुलर लेवल, जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू मिलकर हमारा ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। ओके, सबके बारे में देख लीजिए। केमिकल लेवल की बात करें तो द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, जिसमें जिसके अंदर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे केमिकल लेवल कहते हैं। सेलुलर लेवल, ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही, उसे सेलुलर लेवल कहते हैं। सेलुलर लेवल के बाद इट इज फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर सेल, जब ढेर सारी एक प्रकार की सेल मिल जाती हैं उसे हम टिश्यू लेवल कहते हैं और एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ऑर्गन लेवल क्या होता है? टू और मोर डिफरेंट टिश्यू, जब दो या दो से ज़्यादा टिश्यू मिलकर कंबाइन होकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं उसे ऑर्गन लेवल बोलते हैं। जैसे हमारा कौन सा ऑर्गन, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें, टू और मोर ऑर्गन, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलके एसोसिएट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर का निर्माण करें एंड परफॉर्म ए जनरल फंक्शंस, उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमारी बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल, मैनी ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म, जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म का, एंड ईच ऑर्गन डिपेंड ऑन अदर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, और हर ऑर्गन अपने आप में एक फंक्शन को परफॉर्म करता है पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे। ओके, इस तरीके से आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है हाउ मेनी सिस्टम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, चलिए टिक करिए जल्दी से। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11, सी हो जाएगा। हमारे बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, ऊपर से शुरू करेंगे लास्ट तक जाएंगे। सबसे पहले हमारे क्या था, स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम, उसके बाद एंटीग्वेंट्री सिस्टम, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके बाद आगे चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आगे चलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, आगे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है, रिप्रोडक्टिव, और सब लास्ट हमारा इम्यून सिस्टम। तो सबके बारे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, दी स्टडी प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू बॉडी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन, हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर की बात करें, हमारा फैसिलिटेट करता है लोकोमोशन को, मेंटेन करता है पोस्चर को एंड हेल्प करता है हीट प्रोडक्शन में। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में हम ग्लैंड्स और जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थायराइड, एड्रेनलिन, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम परसीव वेरियस स्टिमुलाई, इसमें हम जो स्टिमुलाई हमारे लिए परसीव किया जाता है, लाइक टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, टच के लिए और सुनने के लिए, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। इंटीग्रेटिव सिस्टम की बात करें तो ये हमारा प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू बॉडी, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे स्किन हुआ, हेयर होगा, नेल्स होगा, एक्सेट्रा, ये सब हमारे इंटीग्रेटरी सिस्टम में ही आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, दिस सिस्टम हेल्प टू डिलीवर ऑक्सीजन, यह सिस्टम हमारा ऑक्सीजन डिलीवर करता है एंड CO2 को टू हाईली वैस्कुलराइज एल्वुलाई तक। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो दिस सिस्टम ब्रेक डाउन, ये क्या करता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इनजेस्टेड फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है, हमारा कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम इसी के अंदर आ जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा एक्सक्रीट यानी अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उसी का हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे पैदा करना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के में पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो दिस सिस्टम अलॉन्ग विथ लिम्फेटिक सिस्टम एंड प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट अदर डिजीज एंड इन्फेक्शन के खिलाफ। ओके, ये हमारे सारे 11 सिस्टम है, एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा स्किन, हेयर्स एंड नेल्स आर स्ट्रक्चर ऑफ विच बॉडी सिस्टम, यहाँ डी कर लीजिए। तो स्किन और हेयर और नेल्स किस बॉडी सिस्टम में पढ़ते हैं, आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला स्केलेटल सिस्टम, बी है नर्वस सिस्टम, सी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डी है इंटीग्रेटिव सिस्टम। आप लोग राइट आंसर ढूंढिए जल्दी से, क्या हो सकता है, अभी पीछे ही पढ़ गए हैं तो टिक करिए जल्दी से। 12 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, इंटीग्रेटरी सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग हार्मोन्स एंड फ्रॉम ग्लैंड्स, कौन सा सिस्टम है जो ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, बी है नर्वस सिस्टम, सी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डी है इंटीग्रेटरी सिस्टम। तो आप लोग अपना आंसर टिक करिए, तो कौन सा होता है हमारा राइट आंसर होगा ए वाला, एंडोक्राइन सिस्टम, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, इनमें से कौन सी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती हैं? पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, बी है रिस्पॉन्सिवनेस एंड मूवमेंट, सी है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, डी है डिफरेंशिएशन एंड रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोगों को क्या लगता है? ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही लगता है। 14 का राइट आंसर ई वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये सारे हमारे बेसिक्स लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हियर कुछ मिनोमिक्स है इसको याद करने का। देखिए कह रहे हैं ओ माई रिच मैन रियली गेट डिसफंक्शनल रिगार्डिंग डॉलर एक्सचेंज। ओके, इसका ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, माई से मेटाबॉलिज्म, रिच से रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, मैन से मूवमेंट हो जाएगा, रिली से रिप्रोडक्शन हो जाएगा, गेट से ग्रोथ हो जाएगा, डिसफंक्शनल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, रिगार्डिंग से रेस्पिरेशन, डॉलर से डाइजेशन, ई फॉर एक्सक्रेशन। ओके, ये हमारे याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है देयर आर मैनी केमिकल्स रिएक्शन दैट अकर इन बॉडी, व्हाट ब्रॉड टर्म इज यूज टू इंक्लूड देम ऑल। तो बताइए ये किसके लिए बात सही है? ऑप्शन पढ़िए। पहला मेटाबॉलिज्म, बी है एनाबॉलिज्म, सी है केटाबॉलिज्म, डी है होम्योस्टेसिस। आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर मिल चुका होगा। इसका राइट आंसर होगा ए वाला मेटाबॉलिज्म। ओके, जितने भी केमिकल रिएक्शन तुम्हारी बॉडी में चलती है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिए कह रहा मोस्ट पीपल थिंक्स ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस एज द फार्मिंग ऑफ ए न्यू पर्सन, बट इट आल्सो रिफर टू द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स टू रिप्लेस द रिपेयर द ओल्ड सेल। बिल्कुल सही। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किस ऑप्शन के लिए पढ़ते हैं? पहला का रेस्पिरेशन, बी है डाइजेशन, सी है एक्सक्रीशन, डी है रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन इसमें से क्या हो सकता है? आप लोग टिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच लाइफ प्रोसेसेस मीन्स टू इंक्रीज इन साइज आर इन टोटल नंबर ऑफ सेल्स। इस लाइफ प्रोसेस में सेल के साइज बढ़ता है और उसके नंबर्स भी बढ़ते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए। रेस्पिरेशन, बी है डाइजेशन, सी है ग्रोथ, डी है डिफरेंशिएशन। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। ग्रोथ में ही सेल की साइज बढ़ती है, उनका नंबर बढ़ता है। ओके, तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द लाइफ प्रोसेस इज ए डेवलपमेंटल वन इन विच unspecialized cell evolve into a specific cell having a unique structure and functions. This is how cell develop into tissue and organ. ये किसके माध्यम से ऐसा हो रहा है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए। जिसमें सेल डेवलप हो जा रही है अनस्पेशलाइज सेल से एक स्पेशलाइज सेल में, उसे क्या कहते हैं? पहला क्या? रेस्पिरेशन, बी है डाइजेशन, सी है ग्रोथ, डी है डिफरेंशिएशन। तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है जिसमें हमारी सेल डेवलप होकर एक स्पेसिफिक सेल बनाती हैं? इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट होके, बिल्कुल डिफरेंशिएशन होगा। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है मैनी प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत सारी प्रोसेस होते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्हाट इज द ब्रॉड टर्म दैट कवर्स ऑल दीज पार्टिकुलर प्रोसेस। तो इस पूरे पार्टिकुलर प्रोसेस को किसके अंदर पढ़ते हैं? तो पहला है रेस्पिरेशन, बी है डाइजेशन, सी है ग्रोथ, डी है डिफरेंशिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का हमारा ए वाला। बिल्कुल रेस्पिरेशन में ही तो गैसियस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन CO2 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है, पढ़िए। What is the life process called in which the ingested food is broken down into the simple molecule which are then able to be absorbed and used by the body। मतलब कि जो हम सिंपल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जब निगल के हम छोटे जो मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो किस प्रोसेस में, किस जगह पे उसे क्या कहते हैं जहां हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल, उसे कौन सा प्रोसेस कहते हैं? पहला रेस्पिरेशन, बी है डाइजेशन, सी है ग्रोथ, डी है डिफरेंशिएशन। तो चलिए ऑप्शन टिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डाइजेशन। बिल्कुल डाइजेशन में ही तो हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में। ओके, क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो बताइए इसके लिए क्या बात सही है जिसमें हम अपने किसी बॉडी वेस्ट को, डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव करते हैं किसके माध्यम से? पहला है रेस्पिरेशन, बी है डाइजेशन, सी है ग्रोथ, डी है एक्सक्रीशन। तो आप लोग इसमें से राइट आंसर चूज करना, बताइए इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर किसमें हम बॉडी वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं? एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही 21 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। 22 कह रहा है दिस प्रोसेस आर क्वालिटी
is important not only microscopically but even among groups of people. Cell and body system are interrelated. Cooperation and division of labor are necessary. Which process are talking about? अब बताइए ये पूरा प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला कह रहा ऑर्गेनाइजेशन, बी कह रहा डाइजेशन, सी कह रहा ग्रोथ, डी कह रहा एक्सक्रीशन। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है 22 का? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पढ़िए जल्दी से आंसर टिक करिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पूरे जो हमारा सेल्स का आपस में जो प्रोसेस होता है उसका सेल्स एंड बॉडी सिस्टम जो हमारे एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही तो होती हैं। 22 का राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा द एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट नोन एज। हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से मेंटेन किए रहना क्या कहलाता है? पहला ऑर्गेनाइजेशन, बी स्टिमुलाई, सी कह रहा रिस्पॉन्स, डी कह रहा होम्योस्टेसिस। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट आंसर टिक करिए, इसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। 23 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 24 कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इज कंट्रोल बाई। होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? किसके द्वारा? पहला कह रहा रिसेप्टर के द्वारा, बी कह रहा कंट्रोल सेंटर, डी सी कह रहा है इफेक्टर के द्वारा, डी कह रहा ऑल ऑफ दी। तो बिल्कुल सही। इसमें से जो तीनों रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स और इफेक्टर तीनों के माध्यम से हम होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कंट्रोल की जाती है, इसलिए 24 का राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारा जब भी यहाँ पर कोई होम्योस्टेसिस हमारा वेरिएबल होता है, इम्बैलेंस होता है, तुरंत रिसेप्टर से स्टिमुलस जाता है, रिसेप्टर्स के थ्रू इनपुट जाएगा कंट्रोल सेंटर, अफरेंट पाथवे के थ्रू जाएगा। ओके, अफरेंट पाथवे, फिर उसके बाद इफेक्टर पाथवे उसको आउटपुट लेके जाएगा इफेक्टर के पास और रिस्पांस को प्रोड्यूस करेगा जो हमारी प्रॉब्लम से उसको ठीक कर देगा। इस तरीके से होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाती है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन विच द रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई इज कंट्रोल सिस्टम एंड कॉजेज द कंट्रोल वेरिएबल टू मूव फर्दर फ्रॉम ए स्टेडी स्टेट। तो ये ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा? चलिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा नेगेटिव फीडबैक, बी कह रहा पॉजिटिव फीडबैक, सी कह रहा बोथ ए एंड बी, डी कह रहा इंट्रिंसिक। तो आप लोग इसका राइट आंसर चूज करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा, क्या? नेगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट करा। यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव फीडबैक लूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर स्टिमुलस से सेंसरी तक जाएगा, सेंसरी से कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल इफेक्टर के बाद उसके बाद एक यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा, फिर दोबारा दोबारा एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेगुलेट कैसे किया। मान लो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया 37 तक, फिर सेंसरी सेंसर्स लाइक नर्व सेल्स विथ एंडिंग इन द स्किन एंड ब्रेन, वहाँ तक मैसेज जाएगा। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन के पास जाएगा मैसेज, एंड स्वीट ग्लैंड थ्रू दी बॉडी यहाँ पे जाएगा। ये सब प्रोसेस करके हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए सिस्टम इज अनलाइकली टू लीड ए स्टेबल होम्योस्टेटिक सिस्टम। तो किस वजह से ऐसा होता है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहले पहला करा नेगेटिव फीडबैक, बी करा पॉजिटिव फीडबैक, सी करा रिडंडेंसी, डी कह रहा कॉम्प्लेक्सिटी। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग चूज करिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द होम्योस्टेसिस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट होम्योस्टेसिस को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कीप द बॉडी इन ए फिक्स्ड और अनअल्टर्ड स्टेट, बी कह रहा डायनामिक इक्विलिब्रियम, सी कह रहा मेंटेनिंग ए नियर और कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, डी कह रहा है अल्टरिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू एकोमोडेट द बॉडी नीड्स। तो आप लोग आंसर चूज करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हमारे होम्योस्टेसिस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सी वाला होगा। बिल्कुल, हमारे कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को ही कांस्टेंट बनाए रखना ही होम्योस्टेसिस होती है। ओके, 27 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड नॉट हेल्प रिस्टोर ए हाई बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल। इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी की वजह से ऐसा होता है, नहीं होता है, जो बड़ा नॉट हेल्प टू रिस्टोर ए हाई बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल में लाने के लिए इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी नहीं है? पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला करा नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बी करा स्वेटिंग, सी करा फ्लैटनिंग ऑफ स्किन एयर, डी करा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द पेरीफेरी। तो आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस हमारा नहीं होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं लाता। 28 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कैल्शियम होमोस्टेसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन हमारा कैल्शियम होमोस्टेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग इसमें से देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा कैल्सिनेशन, बी कह रहा पैराथायरॉयड हार्मोन, सी कह रहा 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, डी कह रहा ग्लूकागोन। तो आप लोग याद होगा, इसका राइट आंसर निकालिए, क्या हो जाएगा। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ग्लूकागॉन हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकागॉन ही हमारा जो हमारा कैल्शियम की होमोस्टेसिस को मेंटेन नहीं करता। ग्लूकागॉन जो होता है कैल्शियम की मेंटेन नहीं करता, क्या करता है, वो ग्लूकोज की होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैसे, भाई ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज में तोड़ देगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज की होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। यही हमारा नहीं होगा, 29 का डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन 30 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोस्टेसिस मैकेनिज्म। इनमें से कौन सी होमोस्टेसिस मैकेनिज्म नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं, ऑप्शन देखिए, हार्मोनल रेगुलेशन, बी है थार्मो रेगुलेशन, सी है हमारा ऑक्सीजन रेगुलेशन, डी है हमारा वाटर रेगुलेशन। अगर आप लोग को पता होगा जो हमारा इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा इसमें जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है हमारा होमोस्टेसिस मैकेनिज्म में नहीं आता। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। होमोस्टेसिस इज ए क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। होमोस्टेसिस को हम किसके अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा ट्रांसक्रिप्शन, बी कह रहा सेल रेगुलेशन, सी कह रहा है सेल रेस्पिरेशन, डी कह रहा फोटोसिंथेसिस। तो 31 का राइट आंसर टिक करिए, क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा बी। सेल रेगुलेशन जो होता है हमारा होमोस्टेसिस के अंदर ही पढ़ते हैं। ओके, 31 का बी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोस्टैटिक फीडबैक सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहा द बेसिक फंक्शंस ऑफ ए फीडबैक लूप्स इज टू। किस बेसिक फंक्शन के ऐसा होता है। तो 32 का राइट आंसर पढ़ते हैं हम लोग। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला का रेगुलेट ए प्रोसेस, बी कह रहा क्रिएट सब्सटेंसेस, सी कह रहा एंड ऑफ प्रोसेस, डी कह रहा डिस्ट्रॉय सब्सटेंसेस। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 32 का ए हो जाएगा, रेगुलेट ए प्रोसेस की वजह से। ओके, 32 का ए नोट करिए। नेक्स्ट 33 पढ़ो, करा सब्जेक्ट स्टैंड इरेक्ट। कोई सब्जेक्ट या बॉडी है जो इरेक्ट हो, फेसिंग द ऑब्जर्वर की तरफ फेस किया हुआ, विथ हेड लेवल एंड आई फेसिंग फॉरवर्ड, आँख भी सामने हो। द लोअर लिम्ब आर पैरेलल एंड फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अपर लिम्ब आर एट द साइड विथ द पाल्म फेसिंग फॉरवर्ड। ये पूरी लाइन किस एनाटॉमिकल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको किस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग को ऑप्शन पढ़ के ढूंढना। पहला करा एनाटॉमिकल पोजीशन, बी करा प्रोन पोजीशन, सी करा सुपाइन पोजीशन, डी करा नॉन ऑफ दे। इसमें से जो इस हमारी जो इस ये पूरी बातें हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारा बॉडी पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है। ये हमारा कोई सब्जेक्ट है, ह्यूमन बॉडी मान लीजिए। ये हमारा इरेक्ट है, फेसिंग फॉरवर्ड, फेस सामने है ऑब्जर्वर की तरफ, विथ हेड एंड लेवल ऑफ आई फेसिंग फॉरवर्ड एंड अपर लिम्ब और पैरेलल। ये सब हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन की डिफिनीशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इन विच पोजीशंस द बॉडी इज लाइंग डाउन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस पोजीशन में हमारी एक पोजीशन है जिसमें हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड विथ फेस पॉइंटिंग अपवर्ड, और हमारा फेस जो है वो ऊपर की साइड पे है। ओके, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा एनाटॉमिकल पोजीशन, बी कह रहा प्रोन पोजीशन, सी कह रहा सुपाइन पोजीशन, डी कह रहा नॉन ऑफ दिस। इसका जो हमारा अगर फेस अपवर्ड है तो ये हमारा सुपाइन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। 34 का सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 35 कह रहा है इन विच पोजीशन बॉडी लाइंग इन डाउन इन हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल बॉडी हॉरिजॉन्टल पे है, लेकिन इस बार फेस कहाँ है, डाउनवर्ड है। जब फेस हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा तो किस कौन सा रिप्रेजेंट होगा। पहला एनाटॉमिकल पोजीशन, बी है प्रोन पोजीशन, सी है सुपाइन पोजीशन, डी है नॉन ऑफ दिस। अब इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रोन पोजीशन। जब फेस डाउनवर्ड होता है उसे प्रोन पोजीशन कहते हैं। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। बॉडी पोजीशन दो टाइप होते हैं, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन जब फेस लाइंग डाउन होता है, जब फेस देखिए डाउन साइड में होता है, इसे प्रोन पोजीशन कहते हैं। एंड सुपाइन पोजीशन क्या होता है, ई बॉडी लाइंग फेस अप, अगर फेस बॉडी फेस जो ऊपर हो हॉरिजॉन्टल लेटने पे, उसे सुपाइन कहते हैं। ओके, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है डायरेक्शंस ऑफ फेस इन प्रोन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन में फेस का डायरेक्शन कहाँ होता है।
क्वेश्चन वही दोबारा पूछ लिएगा। चलिए बताइए, प्रोन पोजीशन में जो फेस का डायरेक्शन होता है अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, लैटरल होता है, कहाँ पे होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल डाउनवर्ड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का रहा इन विच रीजन स्कल एंड फेस आर प्रेजेंट, किस रीजन में हमारा स्कल और फेस पाया जाता है? आप लोग अगर रीजन पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा। ऑप्शन देखिए, सिफेलिक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में, ट्रंक लीवर में कि लोअर लिम्ब में। आप लोग याद होगा, जो हमारा सिफेलिक रीजन को हेड रीजन बोलते हैं, इसी रीजन में हमारा स्कल और फेस पाया जाता है। 37 का ए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। कह रहा सोल्जर आर्म पिट एंड आर्म, आर्म जो होता है आर्म क्या है? पोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, यानी शोल्डर से लेकर जो एल्बो तक का जो पोर्शन होता है उसे आर्म बोलते हैं। और फोर आर्म क्या है? पोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट तक उसे फोर आर्म बोलते हैं। और रिस्ट एंड हैंड आर प्रेजेंट इन विच रीजन, तो ये सब हमारा सोल्जर, आर्म पिट, आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड, ये सब किस रीजन में पाए जाते हैं? अगर आप लोग को याद होगा ऑप्शन टिक करिए। पहला कह रहा सिफाइलिंग, बी कह रहा सर्वाइकल, सी कह रहा अपर लिम, डी कह रहा लोअर लिम। तो 38 का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। अपर लिम में ये सारे पार्ट आते हैं। ओके, 38 का सी। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हमारा रीजनल नेम में द ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इंटू सेवरल मेजर रीजन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली। तो कौन कौन से रीजन है? पहला हेड रीजन जिसे सिफाइलिंग बोलते हैं, दूसरा नेक रीजन जिसे सर्वाइकल बोलते हैं, तीसरा ट्रंक, चौथा है अपर लिम, पांचवा है लोअर लिम। हेड रीजन जिसे सिपेली बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हमारा स्कल आता है, फेस आता है, एंड द स्कल इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। और जो स्कल होता है हमारा, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फेस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हेड, और जो फेस होता है हमारे हेड का फ्रंट पोर्शन होता है, इसके अंदर हमारा आईज आता है, नोज आता है, माउथ आता है, फोरहेड आता है, चिक आता है, चिन आते हैं। ओके, हमारे हेड में आते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा नेक की बात करें, जिसे सर्वाइकल कहते हैं। द नेक सपोर्ट द हेड एंड अटैच इट टू द ट्रंक, हमारे ट्रंक को सपोर्ट करता है कौन? नेक। और ट्रंक की बात करें, ट्रंक कंसिस्ट ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, ये सब हमारे ट्रंक्स में आ जाते हैं। और हम अगर बात करें अपर लिम में ही हमारे सोल्जर, आर्म पीट, आर्म, फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड्स आते हैं। लोअर लिम में बटक, थाई, लेग, एंकल एंड फुट, ये सब हमारे लोअर लिम्स में आ जाता है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का रहा द वर्ड इंटीरियर मीन्स, वो इंटीरियर का मतलब क्या होता है? चलिए ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर चूज करिए। पहला करा एट आर टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बी करा अवे फ्रॉम द इंसर्शन पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, सी करा एट द बैक और रियर ऑफ द बॉडी, डी करा टुवर्ड द मिडल ऑफ द बॉडी। 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। जो इंटीरियर पोजीशन होता है टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी को ही इंटीरियर पोजीशन, इंटीरियर का मतलब यही होता है। 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द इंटीरियर डायरेक्शनल टर्म इज आल्सो नोन एज, इंटीरियर डायरेक्शनल टर्म को और हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम किस नाम बताइए? चार ऑप्शन पढ़िए, वेंट्रल, डॉर्सल, मीडियल, लेटरल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से टिक करिए। 40 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, उसे वेंट्रल ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का रहा द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस दैट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड, वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में इक्वल इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करती है? उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा प्रॉक्सिमल, बी करा डॉर्सल, सी करा मेडियल, डी करा लैटरल। तो अगर आप लोग को याद होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम मीडियल ही कहते हैं, बिल्कुल सही। 41 का सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 करा फार्दर फ्रॉम मिड लाइन इंडिकेट, अगर हम मिड लाइन से हट के मतलब लाइन जा रही है, उसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला करा प्रॉक्सिमल, बी करा डी डॉर्सल, सी करा मीडियल, डी करा लैटरल। तो 42 का हमारा कौन सा होगा? लैटरल होगा। ओके, ऑप्शन टिक करिए, डी वाला होगा 42 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का रहा नियर टू अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू ट्रंक कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? जो हमारे तो मतलब जो हमारे ट्रंक के पास में अटैचमेंट जो हमारे लिम्स होती हैं, लिम्स, उसे क्या कहते हैं? देखिए, उससे पहले ऑप्शन पढ़िए प्रॉक्सिमल, बी करा डॉर्सल, सी करा मीडियल, डी करा लैटरल। तो आप लोग क्या होगा? उसे हम क्या कहते हैं? 43 का ए, प्रॉक्सिमल, यानी पास वाले पोर्शन को ही तो प्रॉक्सिमल करते हैं। ओके, 43 का ए। यहाँ पर देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, डायरेक्शनल टर्म द लोकेट वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर एनाटॉमिस्ट यूज स्पेसिफिक डायरेक्शनल टर्म, कौन कौन से? सुपीरियर होता है, इंफीरियर होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपीरियर क्या होता है? टुवर्ड द हेड या अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को सुपीरियर बोलते हैं। इंफीरियर क्या होता है? अवे फ्रॉम द हेड, यानी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के स्ट्रक्चर को इंफीरियर बोलते हैं। इंटीरियर क्या होता है? नियर टू और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, इंटीरियर कहलाता है। पोस्टीरियर नियर
टू और एट द बैक बैक ऑफ द बॉडी, इसे पोस्टीरियर कहते हैं। मीडियल क्या होता है? नियर टू मिड लाइन, एक मिड लाइन के पास में हो जो हमारे इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं, मीडियल कहते हैं। लैटरल करते हैं फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन से थोड़ा सा हट के। प्रॉक्सिमल नियर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू ट्रंक, यानी नियर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पास में हो उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं। और जो वही तो फर्दर फ्रॉम, अगर हमारी बॉडी से दूर जा रहा है तो डिस्टल बोलते हैं। जैसे अगर हाथ की बात करें तो हमारी जो उंगलियां होती हैं डिस्टल पार्ट में होती है, और जो हमारा ह्यूमरस जो बोन होती है हमारा प्रॉक्सिमल पास में पाई जाती है। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सुपरफिशियल को एक्सटर्नल बोलते हैं। टुवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी सुपरफिशियल कहलाता है। डीप अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, अगर सरफेस ऑफ बॉडी से दूर जा रही है उसे इंटरनल बोलेंगे, डीप बोलेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 की बात की जाए तो आपने पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ी पहले, विच प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल एंड राइट हाफ। बिल्कुल अभी पीछे पढ़ के आए, इस प्लेन को क्या कहते हैं? पहला मिड सैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ऑब्लिक प्लेन। तो इसको अगर आप लोग सैजिटल प्लेन पढ़े होंगे तो आप लोग को याद आएगा, इसे जो मिड मिड लाइन से जाए और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे आधे आधे पार्ट में, उसे बोलते हैं मिड सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन के ही दो पार्ट होते हैं, एक मिड एक पैरा। ओके, इसमें हमारा 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मिड सैजिटल प्लेन। उसको 45, क्वेश्चन 45 कह रहा है विच प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट। वो कौन सा प्लेन है जिसमें हमारा बॉडी राइट एंड लेफ्ट पार्ट पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन कैसा हो? अनइक्वल। ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल का है, तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा? मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल में तुम्हारा इक्वल पार्ट डिवाइड हो रहा था, लेकिन पैरा सैजिटल प्लेन में हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है लेकिन वो अनइक्वल होता है। हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 46 कह रहा विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी कौन सी प्लेन होती है जो हमारी बॉडी को एंटीरियर में और पोस्टीरियर में डिवाइड करे। एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा फ्रंटल प्लेन, बी करा कोरोनल प्लेन, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा हॉरिजॉन्टल। तो आप लोग आंसर टिक करिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर फ्रंटल प्लेन होगा। फ्रंटल प्लेन को ही कोरोनल प्लेन बोलते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बोथ ए एंड बी। 46 का नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 कह रहा है विच प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोजीशन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी प्लेन बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर प्लेन में डिवाइड करती है, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, पहला करा फ्रंटल प्लेन, बी करा कोरोनल प्लेन, सी करा ऑब्लिक प्लेन, डी करा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो नाम ही पर कह रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बांटने को हॉरिजॉन्टल प्लेन ही कहेंगे। 47 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है दी लाइन पासिस थ्रू दी बॉडी, कोई लाइन है जो बॉडी या ऑर्गन से पास हो रही है, एंड देन ऑब्लिक एंगल, और एक ऑब्लिक एंगल बना रही है। ऑब्लिक एंगल मतलब एनी एंगल अदर देन 90 के अलावा जो एंगल जाएगा उसे ऑब्लिक एंगल कहते हैं। उस प्लेन को क्या कहते हैं? पहले आपने पढ़े, फ्रंटल एंगल, कोरोनल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ऑब्लिक प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप लोग बताइए ये कौन सा प्लेन होगा? जब ऑब्लिक एंगल है तो ऑब्लिक प्लेन ही हो जाएगा। 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, प्लेन एंड पोजीशन। पहला हमारा सजिटल प्लेन होता है, दूसरा फ्रंटल को कोरोनल प्लेन बोलते हैं, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑब्लिक प्लेन। सजिटल प्लेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मिड सजिटल, एक होता है पैरा सजिटल। मिड वाले में हमारे इक्वल मिड लाइन से जाएगी और राइट एंड लेफ्ट इक्वल साइड में बटेगा। जो पैरा सजिटल मिड लाइन से थोड़ा सा हट जाती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है राइट एंड लेफ्ट साइड में। फ्रंटल की बात करें, कोरोनल की, ए प्लेन दैट डिवाइड बॉडी इनटू इंटीरियर, जब हमारी बॉडी इंटीरियर और पोस्टीरियर में बटती है उसे हम फ्रंटल या कोरोनल बोलते हैं। ट्रांसफर पता है कि ए प्लेन दैट डिवाइड बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, वो भी कौन सी लाइन में? हॉरिजॉन्टल लाइन में, या उसे ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऑब्लिक तो पीछे वही क्वेश्चन ही था, एनी प्लेन, ए प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी, कोई प्लेन जो बॉडी या ऑर्गन से पास करे, इस एंगल से ऑब्लिक एंगल मतलब कोई ऐसा एंगल जो 90 के अलावा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है कि द स्पेस दैट इंक्लोज्ड इंटरनल ऑर्गन, बोन्स, मसल्स एंड लिगामेंट, ये सब किस स्पेस के अंदर आते हैं? जिसके अंदर, वो कौन सा स्पेस है जिसके अंदर ऑर्गन, बोन्स, मसल्स, लिगामेंट ये सब रखे गए हैं, उसे कौन सा स्पेस बोलते हैं? बताइए। पहला करा बॉडी पोजिशन, बी करा प्लेन, सी करा बॉडी कैविटी, डी है नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा 49 का हमारा क्या होगा? बताइए। 49 का राइट आंसर सी होगा, बॉडी कैविटी कहते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन लोकेटेड इन, ये सब कहाँ लोकेटेड होते हैं, किस कैविटी में? ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा थोरेसिक कैविटी, बी कह रहा एब्डोमिनल कैविटी, सी कह रहा क्रेनियल कैविटी, डी कह रहा पेल्विस कैविटी।
तो आप लोग याद होगा जो हमारे यूनि ब्लैडर, पोर्सल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, सब कौन से रीजन पाया जाता है? पेल्विस कैविटी, बिल्कुल सही। 50 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। बॉडी कैविटी कौन कौन सी होती है? पहला होती है क्रेनियल कैविटी, दूसरी है वर्टिब्रल या स्पाइनल कैविटी बोलते हैं, थोरेसिस या चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विस कैविटी। चलिए सबके अंदर देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। क्रेनियल कैविटी जो होती है फॉर्म बाय द क्रेनियल बोन एंड कंटेन्स ब्रेन, इसके अंदर ब्रेन्स होता है, क्रेनियल बोन से बनी होती है। वर्टिब्रल कैविटी या स्पाइनल कैविटी की बात करें तो फॉर्म बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेन, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड बिगिनिंग ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यहीं से शुरुआत होती है। थोरेसिस या चेस्ट की बात करें तो कंटेन प्लूरल एंड पेरिकार्डियल कैविटीज एंड मेडियास्टिनम इसी में पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स द स्टोमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। the serous membrane of the abdominal cavity is peritoneum, इसी में ही पाया जाता है abdominal cavity। पेल्विस कैविटी की बात करें तो कंटेन यूरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब हमारे कहाँ पाया जाता है? पेल्विस कैविटी में। ओके, तो इस तरीके से हमारे टॉप 50 एमसीक्यू कवर हो गए। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्प होगी स्टडी में भी, सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ओके, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, या आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, टाइप हेलो डीआरएक्स टाइप करिए, आप लोग को इस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ये अभी जल्दी नया ग्रुप बनाया है कुछ लोगों की डिमांड पे, क्योंकि कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन तुरंत चाहिए होती है। ओके, तो आप लोग ये यहाँ ये नंबर सेव करके हेलो डीआरएस टाइप करिए, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिए जाएंगे। ओके, तो चलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।